वेलकम टू सिलेबस रीडर। आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी पर, क्योंकि आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। ठीक है, आरबीआई डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। हमने बैंकिंग सिस्टम का डिजिटलाइजेशन होते हुए देखा। अब हम आर्थिक अर्थव्यवस्था के उस दौर पे हैं जहां पे हम करेंसी का डिजिटलाइजेशन होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। पहले ये समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। हम जिस डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं या आरबीआई जिस डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है वो क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके विषय में कुछ जानकारी करते हैं। फिर सीधे सीधे हम चलते हैं कि आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है, जो उसने डिजिटल करेंसी जारी की है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, कैसे क्या क्या उसके टर्म्स हैं, किस तरीके से वो पायलट प्रोजेक्ट वर्क करेगा और क्या जो भी की फीचर्स हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। डिजिटल करेंसी, ये वर्ड डिजिटल करेंसी काफी लोगों ने सुना होगा, काफी चीजें होती हैं। डिजिटल करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी किसी भी मनी, करेंसी या फिर कोई भी एसेट एसेट का एक डिजिटल फॉर्म होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे हो, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसका उपयोग इंटरनेट पे हो। सिंपल सी भाषा में, इंटरनेट पे जो करेंसी है उसे हम डिजिटल करेंसी कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी की, डीसी की। डिजिटल करेंसी को मैं डीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, डिजिटल करेंसी की तो एक तो टाइप आपने सबने सुनी होगी, क्रिप्टो करेंसी। दूसरा है वर्चुअल एसेट्स, एसेट या करेंसी। अब तीसरी जो कि हमें ज्यादा ध्यान देनी है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी ये क्या है? ये है, इसको हम लिख सकते हैं सीबीडीसी। अब हम बात करेंगे, देखिए आपने ये देख लिया डिजिटल करेंसी क्या होती है, आपने ये मान लिया वो एसेट, वो करेंसी या वो एसेट या वो वर्चुअल, जो वर्चुअली प्रेजेंट है, जिसका कि भौतिक आयाम नहीं है, मतलब उसका भौतिक रूप में हम लेन देन नहीं कर सकते, इंटरनेट पे लेन देन कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे हैं, उसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। अच्छा, डिजिटल करेंसी किसी भी सेंट्रल बैंक को क्यों पसंद नहीं है? ठीक है, जो भी डिजिटल करेंसी है, जैसे क्रिप्टो हुआ, वर्चुअल करेंसी एसेट हुआ, वो इसलिए किसी किसी भी बैंक को पसंद नहीं है क्योंकि ये जो करेंसी है ये मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या प्राइवेटली ये मैनेज्ड होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेटली मैनेज्ड होती हैं। इसका क्रिएशन क्रिएशन और इसकी लिमिटेशन पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती किसी भी गवर्नमेंट की। ठीक है, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक थ्रेटेनिंग, एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज, तो ये किसी भी बैंक को जो है डिजिटल करेंसी होती नहीं है, लेकिन अब ये चलन में है। तो अब क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लागू कर रहे हैं, सीबीडीसी को लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आरबीआई की डिजिटल करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्या होती है, यानी सीबीडीसी क्या चीज है। ठीक है, तो सीबीडीसी की बात करते हैं। सीबीडीसी की बात करते हैं, यहां हमने सीबीडीसी लिख दिया। ठीक है, ये क्या होता है भाई साहब, किसी भी डोमेस्टिक करेंसी का, किसी भी डोमेस्टिक यानी घरेलू किसी देश की जो मुद्रा है उसका डिजिटल फॉर्म होता है। ठीक है, किसी भी देश की मुद्रा का डिजिटल फॉर्म होता है सीबीडीसी। ठीक है, या ये क्या होता है, ये इक्वल टू फिजिकल कैश होता है, इक्वल टू फिजिकल कैश यानी नकद जो पैसा है उसके बराबर होता है, या बैंकों के माध्यम, बैंकों के बारे में कहें तो बैंकों के जो एसेट क्रिएशन होता है उसके इक्वल होता है। समझ लीजिए आप, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि कैश के बराबर डिजिटल करेंसी जो होती है, डोमेस्टिक करेंसी को
डोमेस्टिक करेंसी का ही जो डिजिटलाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो आप ये कहेंगे भैया डिजिटल करेंसी है तो डिजिटली लेन देन होगा, तो आप तो कहोगे कि भैया कि यहां से तो अभी भी हम अकाउंट से जो पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू या फिर ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं वो डिजिटल तो ही है। लेकिन होता क्या है भैया, वो अकाउंट बेस्ड ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। सेविंग अकाउंट से पैसा वॉलेट में जाता है, वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब क्या है, पैसा अगर सेंट्रल बैंक सीधे आपको अकाउंट में दे दे, ठीक है, सीधे अकाउंट में दे दे, तो उसे क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक हो रहे हैं, अभी हम पी टू पी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये पी टू पी लाने के लिए सीबीडीसी इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, सीबीडीसी इंट्रोड्यूस होता है। और इस क्योंकि ये आप ये भी समझ गए होंगे सीबीडीसी एक डिजिटल कॉइन है, तो ये डिजिटल टोकन मनी, ये टोकन मनी है। और इस टोकन मनी के साथ गारंटी किसकी जुड़ जाती है, सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होती है ये, तो गारंटी होती है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होती है। और इसको डिजिटलाइज करने के लिए यानी इसको जो रन करा रहा है, जो ब्लॉकचेन इसे रन करेगी, वो मॉनिटर किसके द्वारा की जाएगी, सेंट्रल बैंक द्वारा। उसकी और उसकी जो भी परमिसिबल इंस्टीट्यूशंस होंगे, जिसको सेंट्रल बैंक कहेगी भैया ये परमिसिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आप इस चैनल का हिस्सा है, ये इसको मॉनिटर करेंगे। सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये हो गई। ठीक, अब देखिए सीबीडीसी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है होलसेल सीबीडीसी, होलसेल सीबीडीसी, होलसेल डिजिटल कॉइन, ठीक है, सीबीडीसी हुआ। ठीक है, और एक होगा रिटेल, ठीक, रिटेल सीबीडीसी। अब इसको एक सिंपल सी बात, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि ये बैंक है, ये कोई कंपनी है, मान लीजिए किसी भी चीज की कंपनी है, कोई भी एक चीज का प्रोडक्शन करती है। अब प्रोडक्शन के बाद एक रिटेलर की चेन होती है, इन्होंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं, बैठा रखे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि प्रोडक्शन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है, सामान यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उस सामान को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो लेते हैं, और उसके बाद ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी भी कंपनी का, प्रोडक्शन कंपनी का यही चेन होता है। ठीक है, ये बैंक, इसको मान लीजिए आप सेंट्रल बैंक, इसको मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, और ये कॉमर्शियल बैंक आपके, ये पब्लिक है, ये पूरा जो है ये पब्लिक है, पॉपुलेशन है। तो इस सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो जिसके भी अकाउंट के ट्रांजैक्शन इस बैंक के पास हैं, उसके बीच में जो भी लेन देन होगा वो कहलाएगा होलसेल। वो क्या कहलाएगा, होलसेल। और यहां का जो एरिया है, ये जो ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे वो कहलाएगा रिटेल। तो आपको ये समझ में आ गया कि होलसेल सीबीडीसी और रिटेल सीबीडीसी क्या होता है। ठीक है, होलसेल सीबीडीसी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसे भी लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि आपने होलसेल लिख दिया और रिटेल लिख दिया, सेल और रिटेल, ठीक है, रिटेल लिख दिया। ठीक, तो अब हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां हम पैसा किसको दे रहे हैं, यहां होलसेल में किसको दे रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक को, बैंक को, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को, या जो इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल बैंक के साथ रन कर रहे हैं, बैंक के साथ जो लिंक करते हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक या इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल बैंक के बीच में,
तो वो कहलाता है, वो जो कहलाएगा वो होलसेल होगा। रिटेलर क्या है, ये हम पर्सन टू पर्सन के बीच में कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन के बीच में कर रहे हैं या पर्सन टू बिजनेस के बीच में कर रहे हैं, P2B और P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हो रहा है या पर्सन टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इनकी करेंसी क्या है, मोबाइल वॉलेट में है, मोबाइल वॉलेट में है, इनकी करेंसी क्या है, मोबाइल वॉलेट में है, ठीक है। और ये दो तरीके से हो सकती है, या तो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक द्वारा दी गई हो, या किसी प्रॉपर चैनल से किसी कॉमर्शियल बैंक ने इसको होल्ड करके फिर इनको दिया हो वॉलेट में, ठीक है। ये भी अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो और यहां देखते हैं कि ये जो है ये आपको समझ में आ गया, और ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल को, ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल को, सही है, आपको यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि भैया सीबीडीसी और होलसेल और रिटेल का भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई ने नया क्या किया, सबसे बड़ी बात, आरबीआई ने नया क्या किया। एक कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि देखिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी है जिसके अनुसार, जैसे वैसे तो यूएसए की कोई डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन उनका 97% ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन होता है, डिजिटलाइज्ड है, ठीक है। तो 3% जो करेंसी है वही करेंसी के रूप में रन कर रही है उनकी, ठीक है। तो इस डिजिटल जो आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है उससे ये कैसे रिलेट होता है ये भी देखते हैं, ठीक है। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी है, सर्च करके आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इसका डाटा, ठीक है। आप अब यहां पे बात करते हैं, ठीक है, कि ई रूपी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 को जो है होलसेल डिजिटल कॉइन जारी कर दिए थे, ठीक है। 1 नवंबर 2022 को होलसेल डिजिटल कॉइन जारी कर दिए थे। अब क्या हुआ, ये 1 दिसंबर को पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है 4 सिटीज में, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई और न्यू दिल्ली में, ठीक है। किसके लिए, रिटेल डिजिटल कॉइन के लिए। होलसेल और रिटेल हम लोगों ने समझ लिया है क्या चीज होती है, ठीक है। तो रिटेल डिजिटल कॉइन के लिए, अच्छा अब इसके लिए 2-4 चीजें आपको समझनी पड़ेगी, 2 वर्ड आपको एकदम समझना पड़ेगा। एक तो पायलट प्रोजेक्ट और एक होता है फिएट करेंसी, ठीक, पायलट प्रोजेक्ट या फिएट करेंसी, ठीक। अब हम बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट की। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है इसे समझ लीजिए, क्या चीज है। देखिए जब कोई अवधारणा, हम किसी भी एक तय नियमावली के तहत हम एक चीज बनाते हैं, उसे चाहते हैं कि उसे वो कार्य भी उसी लिमिटेशन में करे, उसकी व्यावहारिकता जानने के लिए हम एक लिमिटेड, पहले उसे एक लिमिटेड क्षेत्र में जिसकी हम हर चीज प्रो और कॉन्स को देख सकें, यानी मतलब उसके लाभ और हानि पे चर्चा कर सकें, उसकी व्यावहारिकता की चर्चा कर सकें, उसकी जांच कर सकें, तो उसको एक लिमिटेड जगह पे लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इसको इस एग्जांपल समझते हैं। देखिए धान की फसल का जो बीज होता है, धान का बीज है, अब धान का बीज है तो आप मान लीजिए बहुत फेमस है एक सरजू बावन, ठीक है। अब वो देसी धान है, अब उसको हमने क्या किया कि भैया कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, हाइब्रिड किया, अब उसका प्रोडक्शन किया बीज का, और उस सीड को हमने मान लीजिए सरजू 57 के नाम से लॉन्च कर दिया। तो हम लॉन्च करने से पहले क्या करेंगे, सबको तो दे नहीं देंगे, तो उसको एक जगह पे हम टेस्ट करेंगे, कुछ जगहों पे टेस्ट करेंगे कि हर जगह हर कंडीशन पे उसके क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्योंकि हमने तो बना लिया ना, हम तो उसकी व्यावहारिकता, हम सिर्फ उसके प्रोज देख रहे हैं अभी, तो उसको वो अडॉप्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके अनुरूप मौसम है कि नहीं है, उसके अनुरूप लोगों को इस मानसिकता बदल रही है कि नहीं बदल रही, कि उसे लेना क्यों चाहिए, उसके प्रोज जब तक नहीं पता रहेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो उसको एक छोटे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको उगाया जाएगा, उसको फिर लाया जाएगा मार्केट में। तो पायलट प्रोजेक्ट से तो आपका मतलब आप अब समझ चुके होंगे
कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। अब फिएट करेंसी की बात करते हैं। फिएट करेंसी क्या होती है? तो फिएट करेंसी भैया ये होती है कि पहले क्या होता था, हमारे किसी भी कंट्री के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व होता था उसके इक्वल वो क्या करता था, नोट प्रिंट करता था। नोट जो है वो प्रिंट करता था। ठीक। अब फिर क्या हुआ, फिर आई फिएट करेंसी की अवधारणा। फिएट करेंसी की अवधारणा है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट गारंटी होती है शामिल, कि गवर्नमेंट गारंटी होती है, एक बॉन्ड पेपर देता है जिसको कि करेंसी कहा जाता है। अब बॉन्ड पेपर से आप फिर समझ रहे होंगे, एक निविदा है, किस तरीके की निविदा है, उसमें वहां लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। 100 रुपए, अगर 100 का नोट है तो उस पर 100 लिखा होगा, 10 का है 10 लिखा होगा। ठीक है। यहां से दो चीजें आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है। और दूसरा, आरबीआई के 25वें गवर्नर करंट टाइम के हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। चलिए ये चीजें हो गई। तो अब क्या हुआ कि वो बॉन्ड साइन होने लगे। इसमें लायबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल बैंक की, यानी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें सेंट्रल बैंक का गवर्नर कह रहा है कि देखिए 1 रुपए में वित्त सचिव होता है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होगी। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, 25वें नंबर के। ठीक है। तो अब जो है ये जो बॉन्ड जारी किया गया, 100 रुपए देने का, धारक को देने का वचन देता हूं, तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक द्वारा। ठीक है। समझ में आ गया फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी ये होती है जो कि एक प्रकार से बॉन्ड पेपर है, कि आपको गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आपको 100 रुपए उसके बदले में प्रोवाइड कराएगा, उसकी वैल्यू 100 रुपए की है। ठीक है। चलिए अब हम सीधे सीधे इस पे चलते हैं कि क्या हुआ है, ई रुपीस जो लागू किया गया है वो क्या है। ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक डिजिटल टोकन है। ठीक है। डिजिटल टोकन, सबसे सिंपल सी बात है। दूसरी बात है, ये खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए है। खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए, कर्ताओं के लिए है। खुदरा उपयोगकर्ताओं का मतलब क्या हुआ? ये जो है खुदरा उपयोगकर्ताओं का मतलब क्या हुआ? या तो P2P होगा, पर्सन टू पर्सन होगा, व्यक्ति से व्यक्ति को मिलेगा, या P2B होगा, पर्सन टू बिजनेस होगा। ठीक है। P2B और P2P तो आप समझ गए होंगे। पर्सन टू पर्सन यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक, पर्सन टू बिजनेस किसी बिजनेस को देते हुए। ठीक है। सिंपल सी बात है, P2P और P2B हो गया। दूसरी बात है, ये सेंट्रल बैंक की कानूनी निविदा है। कानूनी निविदा है। ये आधिकारिक डिजिटल करेंसी है किसी भी देश की। ठीक है। तीसरी बात, ये फिएट करेंसी के समान है। करेंसी के समान है। समान है मतलब इट्स इक्वल टू ई रुपी इक्वल टू कैश, ये कह सकते हैं हम। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ई रुपीज इक्वल टू कैश। ठीक है। अब भैया आप कहेंगे ई रुपीज अगर कैश के बराबर है तो क्या हम इसको ई रुपी को कैश में ट्रांजेक्शन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भैया। फिएट करेंसी का विनिमय, फिएट करेंसी का विनिमय ई रुपीज के साथ, यानी एक्सचेंज ई रुपीज के साथ हो सकता है। आप ये चार चीजें और लिख लीजिए। अभी इसकी और प्रोस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या वर्किंग है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है, फिएट करेंसी का विनिमय हो सकता है। ठीक, आपने ये देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये नकदी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है।
मतलब ये जो कैश रुपए है उसका डिजिटल फॉर्म है। 1 रुपए बराबर 1 ई रुपीज इक्वल टू 1 रुपए कैश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट लायबिलिटी। भाई जब आधिकारिक डिजिटल करेंसी है तो उसमें लायबिलिटी किसकी होगी? सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट लायबिलिटी है ये। ठीक है, और अब चलते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और इसको कहां लागू किया गया है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। ठीक है, किस दिन पे किया गया है? 1 दिसंबर 2022। ठीक, 1 दिसंबर 2022। ठीक, अब समझिएगा, अब यहां पे एक मेन चीज आती है। एक मेन चीज क्या आती है कि अब दो चीजें हैं। ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, और ये हमारी पॉपुलेशन है, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कुछ भी हो, बिजनेसेस, कई सारे बिजनेसेस हैं या पीपल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि एक तरीका ये बनता है कि ये डायरेक्ट इसको यहां से जो करेंसी, जो डिजिटल करेंसी है, वो डायरेक्टली यहां ट्रांजेक्शन कर दे। ठीक, एक तरीका ये बनता है कि ये पहले यहां जाए फिर ये यहां से यहां जाए। ठीक है, तो आरबीआई ने ये चीज क्या की है कि आरबीआई ने इसे डायरेक्ट ना देकर इसको बैंकों के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है। उसका प्रॉफिट क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका प्रॉफिट क्या है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में सबसे सुदृढ़ स्तंभ होता है कि अगर वो इकोनॉमी मजबूत है तो उसका बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। जब उसका बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है तो वो इकोनॉमी मजबूत होती है। ठीक है, अगर ये आरबीआई डायरेक्टली यहां पैसे अगर मनी जनरेट कर देती, डायरेक्टली जो है आपका कंज्यूमर तक, या मतलब डायरेक्ट रिटेल मनी जनरेट कर देती, तो क्या होता? ये बैंकों की जो चीजें हैं ये यहाँ पे डाइल्यूट हो जाती। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में बैंक धीरे धीरे इसकी उपयोगिता कम होती रहती। तो क्या है कि अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें उसको इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया कि इसको इस चैनल के, प्रॉपर चैनल के थ्रू पे एक इवॉल्व किया, एक इवॉल्व किया। ठीक है, तो आपने देखा कि भैया ये इवॉल्व किया यहाँ पे, मतलब सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को भी इन्वॉल्व किया। तो ठीक है, तो भैया अब जब ये पायलट प्रोजेक्ट दे रहा होगा तो भी तो बैंक इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन से इन्वॉल्व बैंक हैं उनके नाम भी बहुत जरूरी है आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो है एसबीआई, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई, और अभी डूबता हुआ बैंक जिसको उबारा गया है, यस बैंक। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, यस बैंक है, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन 4 बैंकों द्वारा इन 4 सिटीज में इसकी मदद से ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अब समझिए, नकदी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, इस लाइन पे हम थोड़ा सा फिर से प्रकाश डालेंगे। ये चीज याद रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट है, 1 दिसंबर 2022 को चलाया गया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसमें भागी इसके द्वारा चलाया गया है, और मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर 4 सिटीज में चलाया गया है। ये मेन चीजें, मेन की पॉइंट्स है। अब चलिए उसके बाद देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, फिर नकदी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पे चलते हैं। अब भैया आप ये कहेंगे कि भैया जब ये कैश के बराबर है तो क्या ये वॉलेट में रहेगा तो ब्याज अर्जित करेगा? भाई सिंपल सी बात है, हम भारतीय लोग हैं, हमें पैसे की टेंशन होती कि पैसा हमारा ब्याज कितना देगा भैया बैंक अकाउंट में पड़ा। तो भैया सिंपल सी बात है, वॉलेट समझिए कि आपने 10,000 रुपए बैंक से निकाले और उसको रख दिया घर पे कैश में, तो उस पर कोई ब्याज मिलेगा? नहीं। तो वॉलेट जो है वो है घर,
तो घर पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस डिजिटल करेंसी को ले जाके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पे आपको अर्न हो जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आया आपको? तो आपको जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि फिएट करेंसी से विनिमय यानी एक्सचेंजेबल है। फिएट करेंसी से जब एक्सचेंजेबल है तो उसको हम आप सीधे बैंक जाइए, आप सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराइए, कहिए भैया ये डिजिटल करेंसी है हमारे पास, हमें इनको सेविंग बैंक में ट्रांसफर करना है, उस पे इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, डन, ये चीज हो गई। अब हम नकदी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की बात करते हैं। तो ये क्यों है? हमने आपको अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक पेपर का, कि वहां पे बताया गया कि 97% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है। ठीक, करेंसी कैश में कितनी है? 3% है, कहां? यूएसए में। ठीक, तो अब हम किस तरफ से इस यहां अग्रसर हो रहे हैं वो ये देखते हैं। अब समझिए इसके इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से हमें क्या प्रॉफिट है भैया? सबसे पहला प्रॉफिट तो ये है कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग कॉस्ट है मनी की, कम हो गई। भैया जब हम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जारी कर दिए तो हम कम नोट छापेंगे, नोट कम छपे, ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ पैसे का? अब यहां पे हमें ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट खाली ट्रांसपोर्ट नहीं लगता था ना, उसके साथ सिक्योरिटी भी लगती थी, ठीक है, सिक्योरिटी भी लगती थी। ठीक, सिक्योरिटी का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम आया। ठीक, उसके बाद हैंडलिंग का जो लोड होता था बैंकिंग सिस्टम पे वो भी तो कम हुआ, हैंडलिंग का लोड भी बैंकिंग सिस्टम पे कम हुआ। तो नकदी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से ये चीजें हमें प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये किया गया है, ठीक, तो इसका वृहद स्तर पर, ये तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक संस्करण करने से हमारे बैंकिंग सिस्टम को या इकोनॉमी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, और क्या ग्लोबल लेवल पे या किस तरीके से क्या प्रॉफिट हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले ही हमने कहा था कि जो प्राइवेट डिजिटल करेंसी है वो कभी भी कोई सेंट्रल बैंक उसके लिए फेवरेबल नहीं है। अभी आरबीआई ने हाल ही में उस पर पूरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो वित्त मंत्री ने भी हमारा इस पे बजट में बताया गया था, जिस तरीके से उसका एक अलग प्रोसेस है पूरा, वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जो है अब हम यहां बात करते हैं तो क्या हुआ कि भाई डिजिटल करेंसी है तो इथीरियम या बिटकॉइन या और भी जो हैं उनके द्वारा जो है क्या कहते हैं कि रिस्क फैक्टर है वो हाई रहता है। रिस्क फैक्टर हाई है, तो रिस्क फैक्टर जब हाई है तो आप ये समझिए कि थ्रेटन है ना कहीं एक नेशनल इकोनॉमी के लिए, थ्रेटन है नेशनल इकोनॉमी के लिए। अरे भैया ये ध्यान रखिएगा, इथीरियम और बिटकॉइन जो है ये डिजिटल करेंसी है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो इथीरियम और बिटकॉइन रिस्क है हमारे किसके लिए? डिजिटल मतलब उसके लिए क्या कहते हैं, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, दूसरा अब हम देख रहे हैं कि भैया जब नकदी ही डिजिटल हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन भी तो डिजिटल होंगे, और जब ट्रांजैक्शंस डिजिटल होंगे तो करेंसी जो ट्रांजैक्शन वे है या करेंसी है वो अकाउंटेबल होगी। ठीक है, अकाउंटेबल होगी तो हम क्या क्या रोक पाएंगे? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और भी इलीगल एक्टिविटीज को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि करेंसी हमारी डिजिटल फॉर्म में है, ट्रांजैक्शन हमारे मॉनिटर हो रहे हैं। ठीक है, तो करेंसी अकाउंटेबल है, इसके चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इन पे भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये ई रुपीस के जो भी अभी तक प्रोज हैं वो ये हैं। ठीक है, और अभी
ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया हुआ है, ठीक है। तो पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो इसकी व्यवहारिकता से बाकी सारी चीजें होंगी वो धीरे धीरे अभी हम लोग को पता चलेंगी, किस तरीके से क्या चीजें चल रही तो उसके लिए हम आगे जब इसके प्रमाण आ जाएंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।